चलो तो आओ फ्रिक्शनल फोर्सेस को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर क्या है फ्रिक्शन। अच्छा, सबसे पहले तुम ही बता दो मुझे कि क्या है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हिंदी नाम किसी को पता है? घर्षण, राइट। अच्छा, फ्रिक्शन या घर्षण क्या है? ये एक्चुअली एक फोर्स है जो रेस्पॉन्स में निकलता है। क्या रेस्पॉन्स में निकलता है? रेस्पॉन्स में निकलता है करने का मतलब क्या है? ये सेल्फ जनरेटिंग है, लेकिन कुछ एक्शन होगा तभी ये जनरेट होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। अच्छा, अब छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं और उससे छोटी छोटी बातें बहुत सारे पता करेंगे। ठीक है, ये मान लिया ये अपना क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पे एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। एक सरफेस पे एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। अब अगर मैंने इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाया, अब अगर मैंने इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाया, इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक का मास है m, कुछ फोर्स लगाया F, तो एज पर दी न्यूटोनियन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके हिसाब से F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। दैट मींस कि अगर मैंने कुछ F लगाया कुछ मास m की बॉडी पे, तो वो बॉडी a एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो जानी चाहिए, मतलब कि इसका एक्सीलरेशन a हो जाना चाहिए तुरंत। As soon as I applied force F on mass m, this mass m body should start accelerating with an acceleration of a, right? As per the Newton's second law. But लेकिन ये पाया गया कि भैया ये एक्सीलरेट नहीं होता है और ये ऐसे ही बना रहता है कई देर तक। तो हाँ, अब धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कुछ देर बाद ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट करती है। समझ में आती है बात? कुछ देर बाद ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। अच्छा, तो अब मुझे बताना इसमें ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड क्यों नहीं है, या फिर न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे वैलिड क्यों नहीं था? क्या न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे वैलिड ही नहीं है? सोचो एक बार, क्या हमने जो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था F इक्वल्स टू ma, क्या वो यहाँ पर वैलिड ही नहीं है? भैया ये वैलिड तो है, देखो वैलिड तो है, लेकिन हमने जब पढ़ा था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया F, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि इंटरनल फोर्स है, जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंटरनल फोर्स है जो कि जनरेट होता है जब कोई दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो या रिलेटिव मोशन हो। समझ में आ रही बात? Frictional forces always comes into picture whenever there is either the tendency of relative motion or there is relative motion. अगर relative motion हो रहा हो या होना चाहता हो, समझ में आ रही है बात? कौन सी बात है? अगर relative motion हो रहा हो या होना चाहता हो, ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, जब तक हम फोर्सेस कुछ ऐसे एफ बढ़ता गया और कुछ समय के बाद ये स्टार्ट कर दिया मूव करना। अच्छा, तो क्या उसके बाद क्या फ्रिक्शनल फोर्सेस खत्म हो गए? अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्सेस, अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, देखो तो क्या हुआ होगा अगर इस मास पे जब हमने फोर्स एफ लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इसे बढ़ाना शुरू किया, करेक्ट? तो देखो यहाँ इस बॉडी पे और इस सरफेस के बीच में, बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ होगा। हम यही कह रहे हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ होगा जो कि इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा होगा, तभी नेट फोर्स जीरो हो जाता है और एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, इसलिए तब तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी। अच्छा, अब मैं कहूं कि इस बॉडी पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। तभी क्या हो सकता है कि हम लिख सकते हैं कि F net on the body will be equals to F minus F and that must be equals to 0।
समझ में आती बात? अच्छा, तो जब तक इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया होगा और हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, जब तक हम इस बॉडी पे एक्सीलरेशन नहीं देख रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है, इस फोर्स को तो हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स को तो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है अप टू एन एक्सटेंट, अगर फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही है अप टू एन एक्सटेंट, तो यहां से हम ये क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं, ये चीज पता करते हैं कि भैया जब फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और एक्सीलरेशन तब भी नहीं आ रहा था, तो जब तक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ तब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स भी तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा ना, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है कि नहीं? ये बात समझ में आती है? आती है। अच्छा, तो ये एफ नेट इज इक्वल टू 0 था अप टू अ लिमिट, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये बॉडी एक्सीलरेट करने लगी होगी, ये बॉडी एक्सीलरेट करने लगी होगी, जब एफ का कोई एक लिमिट आया होगा, लिमिटिंग वैल्यू आ गई होगी, और उसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स तो तब भी लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो तब भी लग रहा होगा, लेकिन ये बॉडी एक्सीलरेट करने लगी होगी विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए, तब क्या होगा, एफ एल माइनस एफ विल बी इक्वल टू एम ए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बिकम इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, आप मुझे ये बताना कि बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी या फ्रिक्शन के डायरेक्शन में? ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी, है ना? अगर ये बॉडी एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब कि ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, करेक्ट? अब फ्रिक्शनल मतलब कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ऐसे मैं धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ ना, एक्सटर्नल फोर्सेस को जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ, एक लिमिट तक तो क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पे रही, लेकिन कुछ समय के बाद मतलब समय कहने का मतलब है कि कुछ फोर्स जब एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच गया तब तक रुकी हुई थी, उसके बाद जैसे ही फोर्स इंक्रीज किया बॉडी मूव करने लगी। अगर बॉडी मूव करने लगी मतलब कि एक्सीलरेट करने लगी, इट मींस कि फ्रिक्शनल फोर्स उस लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो गए। क्या समझ में आती है बात? अच्छा, अगर ये सब बातें ऐसे समझ में नहीं आ रही है, अब हम इसको नंबर्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। अगर नंबर्स के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं, देखो माना कि एक अगेन वही मास है अपने पास, और ये अपने पास एक्सटर्नल फोर्स को मैं कैपिटल एफ से दिखाता हूं और इंटरनल फोर्सेस को मैं स्मॉल एफ से दिखाता हूं, और ये जब बॉडी बना रहा हूं तो ये बॉडी का फ्री डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये ग्राउंड पे है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, फोर्स का इक्वेशन कुछ इस तरीके से, फोर्स इज इक्वल्स टू टी, फोर्स इज इक्वल्स टू टी या 2t ले लो, चलो 2t है, फोर्स इज इक्वल टू 2t होने का क्या मतलब हुआ, फोर्स इज इक्वल टू 2t, t है टाइम, स्मॉल t है टाइम, स्मॉल t है टाइम। तो देखो अब मैं ये कह रहा हूं, किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने पाया कि फोर्स का इक्वेशन 2t लिखते हैं, मतलब कि अगर टाइम 1 सेकंड है तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 2 न्यूटन। समझ में आ रही बात? 2 into 1 2 न्यूटन। अगर फोर्स टाइम 0 सेकंड्स था, 0 सेकंड्स पे फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 था, और 1 सेकंड में 2 न्यूटन हो गया, 2 सेकंड्स में 2 into 2 4 न्यूटन हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, t की वैल्यू रखते जाओ, 3 सेकंड्स में क्या होगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। अब किसी ने पाया कि ये भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो इस तरीके से लग रहा है, फाइन। उसने क्या पाया कि when t is equals to 10 सेकंड्स पे बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। अब 10 सेकंड पे किसी ने पाया कि भैया बॉडी जो है कि मूव करने लगी, तो मैं निकाल लेता हूं ना कि 10 सेकंड में फोर्स कितना था। फोर्स क्या था 10 सेकंड पे, 10 into 2t है ना, दैट मीन्स 20 न्यूटन। ओहो हो, तो क्या पता चला कि जैसे ही फोर्स 20 न्यूटन हो गया, जैसे ही फोर्स क्या हो गया 20 न्यूटन हो गया, बॉडी एक्सीलरेट करने लगी, ये बात पता चली। इट मींस कि अब अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ ना, तो मुझे पता चलेगा कि जैसे ही ये फोर्स 20 न्यूटन का हो गया, व्हेन टाइम वाज 10 सेकंड्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स F से छोटा हो चुका था। समझ में आती बात? अच्छा, और 10 सेकंड के पहले तक की बात करूं तो क्या हाल है? 10 सेकंड से पहले तक क्या पोजीशन है? 10 सेकंड से पहले तक देखो अगर तुम ध्यान से, तो 1 सेकंड में तो भैया 0 सेकंड में तो 0 फोर्स था,
दैट मींस कि F 0 था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा, तभी ना मूव नहीं कर रहा है यार। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? F माइनस स्मॉल f, एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जब 0 होगा तभी तो F नेट 0 होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब कि 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, अप टू 9 सेकंड ये एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज हो रहा होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बराबर से कैंसिल आउट करते जा रहे हैं, है ना, और कैंसिल आउट करते जा रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि जब तक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, जब तक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर था। समझ में आती है बात? और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन पहुंच गया, इस पर्टिकुलर केस में, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही फोर्स 20 न्यूटन में पहुंच गया, फ्रिक्शनल फोर्सेस 20 न्यूटन से कुछ कम पे ही रुक गए थे, 20 न्यूटन से कुछ कम पे ही रुक गए थे, और ये क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स जैसे एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन हो गया, बॉडी ने एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दिया। दैट मींस कि उस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं था, कुछ कम था। तो लेट्स सपोज फ्रिक्शनल फोर्सेस 19 तक मैक्सिमम जा सकती थी, मान लिया। अब देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, यहां पे मान रहे ताकि अभी चीजों को समझ पाए, समझ रहे? 19 न्यूटन तक ये जा सकता था फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही 20 हुआ एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स 19 पे रुक गया, और क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा ये 19 नहीं होगा, अगर तुम ध्यान दो ना, 19 नहीं होगा, किस पे कितने फोर्स पे चलना स्टार्ट हुआ? 20 पे ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 होगा। जैसे ही 20 से एकदम 0.00001 भी इंक्रीज हो गया, वैसे ही बॉडी एक्सेलरेट करने लगी। इट मींस कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वाज 20 न्यूटन। समझ में आ रही बात? जैसे ही 20 न्यूटन को क्रॉस करेगा, एकदम 0.00001 न्यूटन भी क्रॉस करेगा, तो वैसे तुरंत क्या हो जाएगा? F इंक्रीज हो जाएगा स्मॉल f से, और बॉडी एक्सेलरेट करने लगेगी। समझ में आता है बात? समझ में आती है? तो ये दोनों फोर्सेस कब तक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? जब तक 20 न्यूटन है। अब हर जगह 20 न्यूटन, बैठ मत जाना इसको लेके कि सर ने तो बताया था 20 न्यूटन होता है। अरे 20, ये एग्जांपल ले रहे हैं यार, इतनी बातें समझा करो, है ना? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। देखो अब फिर से एक बार समराइज करता हूं। एक बार क्या हुआ? फोर्सेस को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं हम, और फोर्सेस जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे, तभी तो बॉडी रेस्ट पे है। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आया कि जैसे ही फोर्स 20 न्यूटन हो गया, बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो गई, तो हमें समझ में आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू तो भैया 20 न्यूटन ही था, 20 न्यूटन ही था। उसके बाद तो हम एक्सटर्नल फोर्स को तो बढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सरफेस के नेचर्स के हाथ में, दोनों सरफेस के नेचर के हाथ में। अब ये दोनों सरफेस किस तरीके से एक्ट करें, उस हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचती है और स्टॉप हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। उस लिमिट को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस लिमिट को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आती है बात? अच्छा चलो, ये वाला हो गया क्या? इसे मैं मिटाना चाह रहा हूं, आगे कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं। ये यहां से मैं मिटाता हूं, ठीक है, और कुछ डायग्राम बना। हाँ चलो, अब एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक ग्राफ बना रहा हूं, इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस स्मॉल f और टाइम के बीच में। देखो क्या हुआ था, जैसे ही हम, देखो फ्रिक्शनल फोर्स टाइम के साथ, अगर एक्सटर्नल फोर्स टाइम के साथ लीनियरली है प्रोपोर्शनल, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो टाइम के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि फोर्स तो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना, वैसे ही एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? वो भी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। तो मुझे पता चली एक बात कि जैसे जैसे मैंने टाइम बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्सेस वैसे वैसे बढ़ते गए, एक लिमिट आया, कौन सा? 20 न्यूटन वाला टाइम आया। 20 न्यूटन आते ही क्या हुआ? 20 न्यूटन आते ही क्या हुआ? बॉडी एक्सेलरेट करने लगी। लेकिन इट इज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि 20 न्यूटन आते ही फ्रिक्शनल फोर्सेस फट से थोड़े से डाउन हो जाते हैं। जैसे कि ये 20 था ना, तो अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शनल फोर्सेस 19 तक हो जाते हैं, और उसके बाद बॉडी एक्सेलरेट करने लगती है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्या बात समझ में आती है? तो ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। देखो, तो ये एक ऐसे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, यहां से यहां तक बॉडी क्या मूव कर रही थी क्या?
जब फ्रिक्शनल फोर्सेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे किसके साथ, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, तब तक क्या बॉडी मूव कर रही थी क्या, नहीं, तब तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी। और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्सेस 20 न्यूटन से आगे बढ़े तो क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस 20 न्यूटन से आगे बढ़े, फ्रिक्शनल फोर्स 19 न्यूटन हो गया और बॉडी एक्सीलरेट करने लगी और फ्रिक्शनल फोर्सेस कांस्टेंट हो गए। ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक मुझे बताना क्या कंडीशन क्या है, यहां से यहां तक बॉडी मूविंग है या स्टैटिक है, बॉडी स्टैटिक है तो इस एरिया को कहा जाता है स्टैटिक, स्टैटिक रीजन, या इस एरिया तक जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे कहा जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या कहा जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां से आगे की ओर, यहां से आगे की ओर जो भी फ्रिक्शन आएगा, आगे तो जाता चलता चला जाएगा, टाइम बढ़ा लो, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला, समझ में आ रही बात। तो ये वाले को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस और टाइम के बीच में कर्व है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस पहले तो टाइम के साथ बढ़ते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, फिर फट से थोड़े से कम हो जाते हैं और उसके बाद कांस्टेंट रहते हैं। जब बॉडी मूव करने लगती है तब फ्रिक्शनल फोर्सेस कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कांस्टेंट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम अब डायनामिक्स पढ़ेंगे, मतलब कि जब मूविंग बॉडी पे पढ़ेंगे और फ्रिक्शन के बारे में सोचेंगे तो फ्रिक्शन चेंज नहीं होने वाला है, तब तो वो कांस्टेंट है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। जब वो स्टैटिक है तब वो वेरी कर रहा होगा और तब हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, अदरवाइज फ्रिक्शन को तो कांस्टेंट लेना है। अगर बॉडी मूविंग है तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, ये हमारे लिए अच्छा हो जाता है, ये बातें क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये बीच के रीजन में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये सवाल पैदा होता है ना। तो देखो, अच्छा ये डायग्राम बढ़िया से बना लेना, कुछ पॉइंट्स है मैं लिखाऊंगा, अभी बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो लिखाना है। मैं तो ये सब थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, अब इसके बाद मैं पॉइंट्स बहुत सारे लिखाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, अगर मैं इस रीजन के उसमें जा रहा हूं, किसमें जा रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू में जा रहे हैं। देखो एक्चुअली होता है कि ना कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे से मीट कर रहे होते हैं तो इस तरीके से कुछ होता है। सरफेसेस को ना एकदम माइक्रो लेवल पे जाके देखोगे ना तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है। हम ऐसे बना लेते हैं ना डायग्राम एकदम स्मूथ सा, स्मूथ नहीं होता है सरफेस, सरफेस बहुत ज्यादा रफ होता है। अगर तुम उसमें और ज्यादा उसको मतलब जूम करते जाओ ना तो तुम्हें सरफेसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये एक सरफेस हो गया, दूसरा सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, मान लो ये हो गया। अब देखो इनमें कौन कौन से पॉइंट टचिंग है, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, है ना, ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ना ये थोड़ी से क्या है, ये एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे। अब अगर देखो, अगर मैंने इस बॉडी को इधर की ओर मूव करने की कोशिश की, फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे ना, आगे मुड़ने से, आगे बढ़ने से रेजिस्ट करेंगे। इन्हीं की वजह से क्या होता है, देखो बाकी जो पॉइंट्स है ये सब जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, उन्हें क्या कोई फर्क पड़ेगा, उनकी वजह से क्या रिलेटिव मोशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रिलेटिव मोशन से फर्क पड़ेगा इन पॉइंट से जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों के बीच में ऐसे मोशन प्रोड्यूस करना चाहूं, इस पे फोर्स लगाऊं, इसको इसके रिलेटिव आगे बढ़ाना चाहूं, तो क्या होगा, ये दोनों ये सब पॉइंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के रास्ते में आएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मोशन को अपोज कर रहे हैं और ये सब एक दूसरे से। तो इस अगर माइक्रो लेवल पे जाके देखा जाए ना तो क्या होता है, जैसे जैसे हम फोर्सेस बढ़ाते जाते हैं ये एक दूसरे के और क्लोज आते जाते हैं, रिलेटिव मोशन को रोकने की पूरी कोशिश कर डालते हैं और एक टाइम आता है जबकि फ्रिक्शन का लिमिट आ जाता है। तब क्या होता है, ये एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ जो है ना इनकी उस लेवल से आगे का फोर्स जब लग जाता है तो ये चीज ब्रेक होने लगती है। मतलब कि मान लो ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था, मान लो दो, ठीक है, समझ में आ रही बात, ऐसे था, ये ऐसे था। अभी जब बहुत सारा फोर्स लगा दिया तो शायद ये टूट के ऐसे हो चुका होगा, शायद ये टूट के ऐसे हो चुका होगा, ऐसे। अब जैसे ये ऐसा हो जाएगा, टूट जाएगा या स्मूथ हो जाएगा तो फिर रिलेटिव मोशन चालू हो जाता है। अच्छा, एक बार जब रिलेटिव मोशन चालू हो गया उसके बाद ये सारी बातें ना नहीं आती, उसके बाद ये सारी बातें नहीं आती है। इन्हें कोल्ड वेल्डिंग का नाम भी दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब फोर्स आप बढ़ाते जा रहे, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तब तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही फोर्स आप बढ़ाते जाओ तो क्या होता है ना, एक दूसरे से वेल्ड हो जाते हैं, चिपक से जाते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब चिपकने की वजह से क्या होता है कि हमें
फोर्स इंक्रीज करना पड़ता है, कंटिन्यूसली फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से चिपके पड़े हैं तो एक दूसरे के बीच में मोशन नहीं होने देते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार ये मोशन पा गए, मतलब कि क्या हुआ, अब इसके बाद तो वेल्डिंग थोड़ी ना होने वाली दोबारा। एक बार जब वेल्डिंग हमने तोड़ दी अपने ताकत से, एक्सटर्नल ताकत से जैसे ही वेल्डिंग तोड़ दी, फिर उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होता है और उसके बाद कोई फ्रिक्शन दोबारा से नहीं आता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, ये बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं, यही रीजन है, वो ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाला रीजन है। बॉन्ड ब्रेकिंग वाला रीजन है क्या, ये यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, समझ में आती बात। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस होता है, इसीलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाती है। समझ में आ रही है बात, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाती है। अच्छा ये देखो, ये इस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक। यहाँ पे फ्रिक्शन का रिप्रेजेंटेशन एफ एस होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन का रिप्रेजेंटेशन एफ के होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ में आ रही बात। ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। समझ में आती बात, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग फिर आगे बढ़े और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स उस पर लिखते हैं। ये सारी बात समझ में आ रही है ना। चलो इसे उतार लो, थोड़ा सा डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ चलो बच्चों देखो, प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी है सामने, तो ये मैंने, अच्छा इसे मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। चलो आ जाओ, देखो तो प्रॉपर्टीज क्या है, मेनली तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में हमें थोड़ा सा पता चल गया कि वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आता है ना। जब हम लोग आगे की ओर मूव करा रहे थे तो फ्रिक्शन पीछे की ओर आ रहा था बॉडी पे, है कि नहीं। रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखना पड़ता है। देखो ये बात हो गई कि जब भी रिलेटिव मोशन या तो हो रहा हो, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो होना चाहता हो, ऐसे कंडीशन में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्सेस आते हैं। ये बात समझ में आती है अपने को, रिलेटिव मोशन और उसकी टेंडेंसी हो, दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। समझ में आती है बात, है ना। जब तक टेंडेंसी है तब तक कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक टेंडेंसी, जैसे ही रिलेटिव मोशन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात, है ना। अब टेंडेंसी टू स्टॉप रिलेटिव मोशन, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, देखो क्योंकि फोर्सेस क्या है, फोर्सेस या तो मोशन स्टार्ट कर सकते हैं या तो स्टॉप कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स तो हम स्टार्ट करने के लिए दे ही रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, टेंडेंसी उसकी, वो रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। किसके बीच का रिलेटिव मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके बीच का रिलेटिव मोशन, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव मोशन। समझ में आ रही है बात। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूं। देखो जैसे ये है, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस पे ये रख दिया। अच्छा दिख रहा है कि तुम्हें, देखो दो कॉपीज दिख रही है ना, ये ब्लू वाली कॉपी, उसके बाद ये व्हाइट वाली कॉपी, और फिर ये फोन। अच्छा जैसे ही मैंने ऐसा कर, देखो यहाँ पे कहाँ पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस दिख रहे हैं तुम्हें, एक तो ब्लू और व्हाइट कॉपीज के बीच में, और एक फोन और व्हाइट कॉपी के बीच में, दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस दिख रहे हैं। अच्छा अगर मैं व्हाइट कॉपी पे ऐसे फोर्स लगाता हूँ, देखो फोर्स लगाया, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा, अब ये बढ़ने लगा ना। जैसे ये बढ़ने लगा, अच्छा ये तो बढ़ रहा है, क्या ये फोन आगे मूव कर रहा है, क्या फोन पे भी कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, लगता है फोन पे भी फ्रिक्शन लग रहा है। देखो ये सब चीजें हम लोग अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। और देखो यहाँ पे जब मैंने फोर्स लगाया व्हाइट वाली कॉपी में ना, तो व्हाइट वाली कॉपी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो व्हाइट और ब्लू ये दोनों कॉपी के बीच में क्या आ रहा होगा, एक फ्रिक्शन आ रहा होगा जो इसे अपोज करना चाह रहा है। ये बात ठीक हो गई, लेकिन क्या ये मोबाइल फोन और व्हाइट कॉपी के बीच में भी कोई फ्रिक्शन आ रहा होगा भैया? क्या मैंने व्हाइट वाले ये मोबाइल फोन पे कोई फोर्स लगाया था क्या? नहीं लगाया था ना, फिर भी ये मूव कर रहा है ना। देखो ऊपर वाली कॉपी के साथ मूव कर रहा है ना, मतलब कि ये ऊपर वाली कॉपी इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होगी, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, ये दोनों के बीच में भी तो कोई कॉन्टैक्टिंग सरफेस है ना, ये भी तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में भी तो कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है, और वो दोनों एक दूसरे से मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मोबाइल और व्हाइट वाली कॉपी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और दोनों कॉपियों के बीच में
काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आती है बात? देखो एक ही एग्जांपल पे दोनों चीज दिख रही नहीं, काइनेटिक और स्टैटिक। मोबाइल और कॉपी के बीच में स्टैटिक, दोनों कॉपीज के बीच में काइनेटिक। समझ में आ रही है बात? कितनी बात समझ में आती है? काइनेटिक और स्टैटिक का समझ में आ रहा है। और कॉन्टैक्टिंग पॉइंट जो मैंने कहा था वो ये है कि अगर ये एक सरफेस है, ये बॉडी एक सरफेस है, तो देखो रिलेटिव मोशन हमेशा किसके बीच में कहा जाता है? यहां का एक पॉइंट और यहां का एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कांटेक्ट में है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से यहाँ पे लगाऊं तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि दोनों एक दूसरे के रिलेशन में जिस पोजीशन पे हैं वो वहीं बने रहे। रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा है ना, अगर ये बॉडी मूव कर गई, ये यहीं रहेगा, ये तो ग्राउंड है, ये तो यहीं रहने वाला है। अगर ये बॉडी मूव कर गई तो मतलब कि रिलेटिव मोशन आ गया। तो टेंडेंसी क्या है फ्रिक्शनल फोर्सेस की? फ्रिक्शनल फोर्सेस की टेंडेंसी ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को वो रिलेटिवली मूव करने से रोके, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है ना। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है और इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यही है, दोनों कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेल्फ एडजस्टिंग, ये क्यों कहा गया? सेल्फ एडजस्टिंग। तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है कि हमें याद है ना ये वाला डायग्राम, कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे फ्रिक्शनल फोर्सेस भी बढ़ रहे थे, है ना। तो अब पहली बात तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा। तो हमें देखो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं ना। एक्सटर्नल फोर्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज तो एडजस्टिंग है। ये बात तो समझ में आ गई है ना। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे जैसे मैं फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा रहा हूँ, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्सेस अपने आप बढ़ रहे हैं, तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना। मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है। क्या डायरेक्शन वाइज भी ये सेल्फ एडजस्टिंग है? क्या ये डायरेक्शन वाइज भी सेल्फ एडजस्टिंग है? हाँ भैया है ना। अगर तुमने इधर फोर्स लगाया है, इधर की ओर फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के रिलेटिव मोशन को हमें जीरो करना है। हमें नहीं, फ्रिक्शन को जीरो करना है। फ्रिक्शन की क्या टेंडेंसी है? दोनों पॉइंट के रिलेटिव मोशन को होने से रोकना, यही फ्रिक्शन चाहता है। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि दो लोग जुदा हो जाएं। समझ में आ रही है ना बात? ये दोनों क्या है? प्रेमी है। ये दोनों एक प्रेमी की तरह बिहेव करते हैं और ये फ्रिक्शन इन दोनों की हेल्प करता है। तो फ्रिक्शन कोई बुरी चीज नहीं है। फ्रिक्शन जो है कि हेल्पिंग इन नेचर है, दो प्रेमियों को जुदा होने से रोकना चाहता है। समझ रहे हो बात को? अब ये मत लेके बैठ जाना कि यहाँ पे प्रेमी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए कह दिया मैंने, है ना। चलो अच्छा, तो अब मुझे बताना कि अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया होता, तब फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या चाहते हैं कि इसके रिलेटिव मोशन को देखो। अब तो ऊपर वाला पॉइंट क्या आगे की ओर जाना चाहता है, नीचे वाला पॉइंट यहीं पे बना रहेगा। तो ऊपर वाला पॉइंट आगे की ओर जाना चाहता है क्योंकि फोर्स इधर है। तो मैं अगर पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉ करूं, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। और यही तो होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। अब जुदा ना हो तो क्या है? नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कब तक? लिमिटिंग केस तक, मतलब कि स्टैटिक वाले केस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो मतलब क्या, ये डायरेक्शन भी अपने आप का एडजस्ट कर ले रहा है ना। हम जिस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं उस तरीके से ये फ्रिक्शनल फोर्सेस अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि डायरेक्शन वाइज भी फ्रिक्शनल फोर्सेस सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज भी फ्रिक्शनल फोर्सेस सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होते हैं। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड वाइज भी सेल्फ एडजस्टिंग है, डायरेक्शन वाइज भी सेल्फ एडजस्टिंग है। लेकिन फिर अब किसी ने, बच्चे ने खड़ा हुआ और क्या कहने लगा कि सर ये तो भैया मैग्नीट्यूड वाइज तो ये अपने सिर्फ स्टैटिक कंडीशन में थे, उसके बाद तो कांस्टेंट हो गए थे। उसके बाद तो भैया फोर्स एक्सटर्नल बढ़ाते जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी ना बढ़ रहा था, सॉरी फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ी ना बढ़ रहा था फ्रिक्शनल फोर्सेस का। तो किसी ने कह दिया कि सर ये मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर रहे थे सिर्फ कहां तक? स्टैटिक तक। काइनेटिक में तो वो अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना भूल गए। तो सही बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही एडजस्टिंग होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में सिर्फ डायरेक्शन एडजस्टिंग होता है और मैग्नीट्यूड एडजस्टिंग नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? ये एडजस्टिंग होता है, ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है डायरेक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो डायरेक्शन को तो सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते जाओ, मैंने तो चेंज ही नहीं होना है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? मैंने तो चेंज ही नहीं होना है, तुम चाहे जितना बढ़ाना बढ़ा लो, है कि नहीं? तो ये बात हो गई। समझ में आ रही बात? तो ये देखो, ये सब पॉइंट्स तो मैंने लिखा दी। इसके बाद जो बता रहा हूं इन पॉइंट्स के बाद नीचे ये सब डायग्राम बनाते चलो, लिखते चलो।
फिर कहोगे कि सर नोट्स नहीं देते हो। समझ में आ रही बात? ये सारे पॉइंट्स लिखते चलो, ये लिख लो फटाफट। स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग के नीचे क्या लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे और फिर लिखोगे कि एफएस डायरेक्शन वाइज भी सेल्फ एडजस्टिंग है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेल्फ एडजस्टिंग है, और काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ डायरेक्शन वाइज सेल्फ एडजस्टिंग है और मैग्नीट्यूड वाइज सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। समझ में आ रही बात? चलो इसे मैंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया ताकि आगे के पॉइंट हम डिस्कस कर पाए। चलो अच्छा टेंजेंशियल टू द सरफेस। अब ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर अब इसको थोड़ा सा गोले से समझेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर मैंने इसे ऐसा फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो मुझे बताना कौन कौन से पॉइंट कांटेक्ट में, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है ना, सही बात है नहीं है? ये दो पॉइंट है ना। अच्छा, जैसे ही फोर्स दिया ये पॉइंट आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, इसलिए कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि पीछे के डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना एफबीडी, तो ये फोर्स इधर है और फ्रिक्शनल फोर्सेस किधर है, फ्रिक्शनल फोर्सेस इस बॉडी में पीछे की तरफ होंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसा होता है, ये टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है। मतलब इस सरफेस पे मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं सबसे पहले, तो अगर मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है तो इस सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो पहले, तो कांटेक्टिंग पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अब देखो फ्रिक्शन क्या चाहता है, इस फोर्स के अपोज करना चाहेगा ना, तभी तो पॉइंट वो होंगे, तो इसलिए ये वाला डायरेक्शन तो नहीं होगा, आगे वाला पीछे वाला ही डायरेक्शन फ्रिक्शन का हो सकता है। समझ में आई बात? वैसे ही अगर मैं नीचे वाले सरफेस को ड्रॉ करूं, नीचे वाला सरफेस इस तरीके से है और यहाँ पे क्या है, ये कांटेक्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो इस कांटेक्टिंग पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लग रहा होगा? देखो अगर इस पॉइंट, ये ए पॉइंट ले लो, इसे बी पॉइंट ले लो, अगर ए पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा है तो बी पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आगे की ओर लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, पॉइंट लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं, एक बॉडी पे नहीं आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, उनके कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स में रिलेटिव मोशन होता है या फिर होने की टेंडेंसी होती है, तब ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होते हैं। एक बॉडी में अगर लेफ्ट की तरफ है तो दूसरे बॉडी में राइट की तरफ होगा, एक बॉडी में अगर ऊपर है तो दूसरे बॉडी में नीचे होगा। सीधी सी बात है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, टेंजेंशियल टू द सरफेस होंगे, ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द सरफेस होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे और हमेशा ही पेयर पे आएंगे। लेकिन एक बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो उस पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को दिखाना है, दूसरे बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो उस पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को दिखाना है। एक ही बॉडी में दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस को कभी नहीं दिखाना है, सारे सवाल तुम्हारे गलत हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं ध्यान से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अच्छा, अब ये बात तो हमने पढ़ रखी है ना, जैसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इन स्टैटिक लेवल। इन स्टैटिक लेवल मतलब क्या, जब बॉडी मूव नहीं कर रही तब वो अपने आप को इंक्रीज करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। कब तक? अप टू अ लिमिटिंग वैल्यू, अप टू अ लिमिटिंग वैल्यू। ये इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहता है? इसे लिमिटिंग फोर्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इस यहां तक के सारे फोर्सेस को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, है ना। अब जैसे ही बॉडी मूव करने लगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया जो कि कांस्टेंट होता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है और उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा रीजन? ये वाला, फ्रिक्शनल फोर्सेस काइनेटिक। समझ में आ गई बात? ये सारी बातें समझ में आ रही है? तो देखो फ्रिक्शनल फोर्सेस में इतनी सारी बातें हैं, सिर्फ ये नहीं कि रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या वो पेयर में आते हैं, सारी बातें हमें जाननी है। कब तक वो बढ़ता है, कब नहीं बढ़ता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो क्या मैग्नीट्यूड भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है, क्या डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है? अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से तरीके का होता है? कौन से तरीके का होता है फ्रिक्शनल फोर्स? ये स्टैटिक वाले में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेल्फ एडजस्टिंग होता है, काइनेटिक वाले में सिर्फ डायरेक्शन एडजस्टिंग होता है और क्या मैग्नीट्यूड एडजस्टिंग नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तुम्हें पढ़ना था, तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम पढ़ चुके हैं यार, यही तो टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, यही दो टाइप्स हैं। तो हेडिंग डालो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला टॉपिक रखो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन में पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शंस आर सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेल्फ एडजस्टिंग इन डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन will be equal to the external forces up to a limit when the motion is in rest।
व्हेन द पार्टिकल इज इन रेस्ट। समझ में आ गई बात? 2 पॉइंट्स लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिख लिया? स्टॉप करके लिखते चलो, मैं तो बोलता चला जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, ये 3 बातें हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। और कोई बात छूट रही है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की? स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई बात छूट रही है? हाँ, चलो हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाओ। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखो। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक इक्वेशन लिख लेना कि एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। इतनी बातें हो गई, सारी बातें हो गई। चलो अब काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाओ। काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाओ। सर थोड़ा सा लिख लो। कहाँ लिखूं? ये तो भरा हुआ है ना, लिख लो ना यार, बता तो रहे तुम्हें। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लो, फटाफट लिखो। चलो फटाफट लिखो। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर only direction wise, only direction wise. Next point, magnitude wise kinetic frictions is not self adjusting. magnitude wise वो self adjusting नहीं हो, तो constant force के साथ चलता है ना, magnitude के साथ। next point, kinetic friction comes into picture whenever there is relative motion between the objects or between the contacting points. जब भी रिलेटिव मोशन होगा तभी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। ठीक है। वैसे ही स्टैटिक में हमें ये भी लिखना था, ये पॉइंट स्टैटिक में हमने ये लिखा है कि नहीं कि इट ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेनेवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये पहले वाले में लिखना स्टैटिक में, और काइनेटिक में लिखना इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? इतनी बात लिख ली। अच्छा, और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन में, अच्छा नीचे एक ये हो गया, यहां तक हो गया। एक नीचे नोट पॉइंट लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लेना फटाफट। नोट पॉइंट लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखो वहां पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट पूरा लिखो। और लिख लो कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इन ब्रैकेट FL। क्या लिख रहे हो? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रही है बात? ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ऐसे स्टेटमेंट्स देता है कि द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात सही है? अरे भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम है ना काइनेटिक से। यहाँ पे देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन कम है काइनेटिक से, लेकिन यहाँ पे हम श्योर हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। तो कभी भी ये नहीं कहना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। नो, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी लेसर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो, बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन लिमिटिंग, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? इतनी सारी बातें समझ में आ रही है, बहुत सारी बातें अपन ने समझ ली है। और एक सवाल तो बनता है, एक होमवर्क तो बनता है ना। होमवर्क नहीं देंगे तो तुम यार, इतने दिन से हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों का कमेंट ही नहीं आता है कि सर समझ में आया नहीं आया, कुछ बताते ही नहीं हो। और जब तक कुछ बताते नहीं हो मुझे लगता है पता नहीं किसी ने पढ़ाई की भी या नहीं की, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें। एक्सटर्नल फोर्सेस 30 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स इज 30 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फोर्स इज 20 न्यूटन, लिमिटिंग फोर्स इज 20 न्यूटन, ओके। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू मैं दे दे रहा हूं सीधे। काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू इज 18 न्यूटन। मास ऑफ द बॉडी इज 3 kg, mass of the body is 3 kg. Find out acceleration of the body. क्या समझ में आ रहा है सवाल? एक्सटर्नल फोर्स इज 30 न्यूटन, 3 kg का बॉडी है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मतलब स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इतनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन 18 न्यूटन है। तो फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ इन द बॉडी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी के तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो आंसर को कमेंट्स में लिखिए, है ना। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। फ्रिक्शन जो है कि वैसे तो काफी इजी पॉइंट है, इजी चैप्टर है, मतलब ये समझना प्रॉपर्टीज एंड ऑल ये सब समझना बहुत ही इजी होता है और आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक क्या करो, ये सारी चीजें रिवाइज करो। अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ये क्वेश्चन तो कर ही लेना, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो देखो अभी या तो फिर कल की क्लास में हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल लगाना भी शुरू करेंगे। अगर नहीं बनता है तो ठीक है, मैं कल से स्टार्ट करवाता हूँ, है ना। और उसके अलावा पढ़ते रहो बढ़िया से। अभी हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए, उसका रिवीजन भी चलते रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर रिवीजन नहीं चलेगा तो फिर मुश्किल है, चीजें भूल जाओगे फटाफट, है ना। ठीक है, और कोई पीछे के टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी मुझे मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट ये था कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। मेरे फोन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। तो उस ग्रुप में हम लोग ये फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोग अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं, है ना। और ये सारी बातें करेंगे हम लोग डिस्कशन के लिए, और मैं उस पर अपने वीडियोस के अपडेट्स भी डालता रहूंगा, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, फटाफट आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं, कुछ पीडीएफ मिलता है रिलेटेड टू स्टडी, जो भी मटेरियल हमें मिलेगा मैं वहां पे शेयर कर दिया करूंगा। समझ में आ रही बात? कुछ मेरे पास पीडीएफ भी हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। पहले के 2 चैप्टर मैंने पीडीएफ से लिए थे ना, स्क्रीन पे लिए थे, तो वो वाले चैप्टर्स के पीडीएफ भी है मेरे पास। तो अगर आप वो चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप जेरोक्स निकाल लेना, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पीडीएफ आपके पास है, आप जब पढ़ रहे हो तो आप पीडीएफ में ही वहीं पे नोट्स बना सकते हो। समझ में आ रही बात? पीडीएफ के जेरोक्स पे ही नोट्स बना सकते हो। तो वो पीडीएफ के जेरोक्स मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो पढ़ते रहो बढ़िया से, मस्त रहो, खेलो कूदो। और अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुल ही रहा है, अब तो खेलना कूदना स्टार्ट ही कर दो, लेकिन हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। अभी भी क्या समस्या खत्म नहीं हुई है, समस्या तो है, लेकिन जो है कि हमें डरना नहीं है और मस्त से एंजॉय करते हुए और सेफ्टी के साथ रहना है और पढ़ाई तो करते ही रहना है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो और मस्ती से रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।